बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनाब इंग्लिश की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने पाकिस्तान ज्योग्राफ़ी, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी प्लस जनरल नॉलेज की एक सीरीज़ का आगाज़ किया था और उसके रिगार्डिंग आप तक डिफरेंट तरह के लेक्चर्स पहुंचाए थे, बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तर्ज में हम इंग्लिश की एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के उनको डिस्कस करेंगे और आप तक हम उनके जो लेक्चर्स हैं वो पहुंचाएंगे। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस के पेपर्स में जो इंग्लिश के सवाल आते हैं वो कौन कौन से सवाल आते हैं, किन किन टॉपिक्स से आते हैं, किन किन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, वो तमाम तर मालूमात हम इस इंग्लिश की एक सीरीज़ में आप तक पहुंचाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तकरीबन हमारे पास जो हर पेपर होता है, किसी भी फील्ड का पेपर हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, किसी भी जॉब का पेपर हो, तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन मस्ट होता है। तो तकरीबन इसमें 90 to 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बिकॉज़ इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ हमारे यहाँ माना जाता है, लेकिन इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। वो हमसे बेसिक्स जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग्स पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस में इंग्लिश के रिगार्डिंग वो सवाल हमसे पूछ रहा होता है, लेकिन हमें उनका इल्म नहीं होता। हमने नाम सुना होता, हम उस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं होते। इस वजह से हम उस इंग्लिश में जो है वो फेल हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तकरीबन हर पेपर में, अगर मैं पीपीएससी की बात करूं तो कुछ पेपर्स, कुछ जॉब्स के ऐसे भी होते हैं पेपर्स जिसमें तकरीबन 10 to 12 मार्क्स की जो इंग्लिश होती है वो जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं पीपीएससी में, और एफपीएससी में तकरीबन 20 नंबर की जो इंग्लिश होती है वो आपसे पूछी जाती है। इसी तरह से एनटीएस में भी तकरीबन 8 से 10 नंबर की जो वो इंग्लिश के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। 8 से 10 नंबर के सवाल एक समझ लें कि एक तरह के वो पेपर का पूरा पासा पलट सकते हैं। समझ गए बात को कि नहीं? तो इस तरह से इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास पीपीएससी में, तो उनमें से इंग्लिश भी एक सर फहरिस्त टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है हमारे पास, और ये बहुत ही मुश्किल इसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन हम आपके लिए आसान बनाएंगे। जितना हो सका हम आपके लिए आसान बनाएंगे। आपका काम है कि आपने बस मेहनत करनी है, ठीक है? हम इस को एक सीरीज़ की फॉर्म में आप तक इन लेक्चर्स को पहुँचाएँगे। अगर आप उन सीरीज़ में से इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप रैंडमली कभी इधर से कभी उधर से चीज़ें उठा रहे होंगे तो आपके लिए मुश्किल ही मुश्किल होगी। सो इसलिए डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्पीड। अगर आप डायरेक्शन में चलेंगे, ख़ास आप सिमत में चलेंगे, तो आप एक दिन अपनी मंजिल पे बआसानी पहुंच जाएंगे। मुश्किलात आती हैं, सब में आती हैं, तो लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। समझ गए बात को? चलें बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारे पास पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास इंग्लिश का। समझ ले कि बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। इस बेसिक लेक्चर्स के बाद आपको जनाब एक पूरी जो इंग्लिश की सीरीज़ होगी, एक लेक्चर्स आपको डिफरेंट तरह के लेक्चर्स इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपना थोड़ा सा रूट मैप आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में हम किस तरह से सीरीज़ डिफरेंट टॉपिक्स वो आप तक सीरीज़ की फॉर्म में पहुंचाएंगे। तो वो इस तरह से होगा कि आज हमारे पास बेसिक और बुनियादी लेक्चर नंबर 1 है इंग्लिश का। फिर इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 डिफरेंट लेक्चर्स आप तक पहुंचाएंगे, और इसमें ये होगा कि हम आज बेसिक बुनियादी लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास हम देखेंगे कि लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, सेंटेंस हैं। फिर उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पंक्चुएशंस को डिस्कस करेंगे, और भी हमारे पास बहुत सारे जो इंग्लिश के मेन टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से हम उनको इस सीरीज़ का हिस्सा बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए इंग्लिश के हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो आपने मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है और आगे बढ़ते रहना है। इंशाल्लाह एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जनाब। इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। तो अब कुछ इंग्लिश को हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि मैं लेटर से स्टार्ट करता हूँ जी, ठीक है जी? लेटर से स्टार्ट करते हैं हम, तो फिर हम इसको एक पूरे एक वे में डिस्कस करेंगे। लेटर्स हमारे पास जनाब जो है वो हर्फ होते हैं। हर्फ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
लेटर्स बोलते हैं जी। तो लेटर्स हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, हरूफ ताजी, यानी कि ए बी सी डी अप टू सो ऑन जी तक, ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स है, ये लेटर्स है हमारे पास। ये वेरी वेरी बेसिक लेक्चर है, एक तरह का समझ लें, ठीक है। जो उस बंदे को इंग्लिश आती नहीं है ना, वो अगर ये लेक्चर सुनेगा, वो इस सीरीज़ को सुनेगा ना, उसके लिए इंग्लिश पीपीएससी की कमीशन की आसान हो जाएगी। तो इसलिए हम बहुत ही बेसिक और बुनियादी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ गया बात को। चलें तो मूव करते हैं फिर इधर। तो लेटर्स की बात कर रहे थे हम कि लेटर्स हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू सो ऑन जी तक अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, हरूफ तहज्जी होती हैं, इनको हम लेटर्स बोलते हैं। तो जब लेटर्स को हम जोड़ते हैं आपस में, लेटर्स को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास एक वर्ड बन जाता है। हमारे पास क्या बन जाता है जी, एक वर्ड बन जाता है। तो पहले लेटर है, लेटर के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा जनाब, वो वर्ड बन जाएगा। वर्ड क्या बनेगा, जब दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को हम कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो वो एक वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। मिसाल से समझते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास, जैसे यहाँ से हम कहते हैं जी हमारे पास एक बैग है, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी बैग है, हमारे पास बैग है, बैग है। तो देखें इसमें बी हमारे पास एक लेटर है, ए लेटर है और जी लेटर है। जब दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को मैंने आपस में जोड़ा, कंबाइन कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, वर्ड बन गया। वो हमारे पास क्या बन गया, वर्ड बन गया, ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वर्ड। वर्ड हमारे पास किस तरह से समझ ले, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास बिग, हम लिखते हैं जी बिग, बी आई जी बिग। तो देखिए बिग हमारे पास में जो बी है हमारे पास लेटर है, आई लेटर है, जी लेटर है। तो जब दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को आपस में जोड़ा, कंबाइन किया, तो हमारे पास क्या बन गया, वर्ड बन गया। क्या बन गया जी, कंबाइन करने से क्या बन गया, वर्ड बन गया, ठीक है जी। इस तरह से समझे कि जब हम लेटर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है जी, वर्ड बन जाता है। चलें अब फर्दर मूव आगे करते हैं। जब इन वर्ड्स को जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाती है, फ्रेज बन जाती है। क्या बन जाती है जी, हमारे पास फ्रेज बन जाती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, वो हमारे पास फ्रेज बन जाएगी, फ्रेज बन जाएगी। जब हमने दो या दो से ज़्यादा वर्ड को आपस में जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, वो हमारे पास जनाब बन जाएगी फ्रेज बन जाएगी। अभी देखते हैं फ्रेज हमारे पास क्या होती है, इसकी मिसाल भी समझते हैं। इसके हवाले से हमारे से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। हमने क्योंकि जो हमारी सीरीज़ है वो इंग्लिश के हवाले से, या जितना हमने सेशन स्टार्ट किया हो वो प्योरली बेस्ड अपॉन पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ये जितनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम उनके हवाले से हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। समझ गए बात को। हम यहाँ पे इंग्लिश में कोई पीएचडी नहीं कर रहे, हमने टू दी पॉइंट्स जो टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करना है, टू दी पॉइंट्स हमने बात को डिस्कस करना होता है, राइट। चलें, मैंने फिर से यहाँ पे समझे, मैंने वर्ड्स को कहा, जब वर्ड को जोड़ा तो हमारे पास फ्रेज बन गया। फ्रेज को बेसिकली उर्दू ज़बान में हम क्या बोलते हैं, फ्रेज को हम उर्दू में बोलते हैं जी मुरक्कब नाकिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मुरक्कब नाकिस बोलते हैं हम फ्रेज को। उर्दू ज़बान में हम क्या बोलते हैं जी, मुरक्कब नाकिस बोलते हैं। ये इसको जुमला भी बोलते हैं। समझ गए बात को, फ्रेज को। अब देखेंगे फ्रेज क्या होती है। अभी तक तो सिर्फ हमने ये समझा कि जब वर्ड को, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन किया, इकट्ठा किया, तो हमारे पास क्या बन गई, फ्रेज बन गई। मिसाल से समझते हैं। हम कहते हैं जी ए वेरी बिग पार्सल। हमने क्या कहा, हमने कहा जी ए वेरी बिग पार्सल। हमने कहा जी एक बहुत बड़ा पार्सल, ए वेरी बिग पार्सल। तो आप देख सकते हैं हमने वर्ड्स को कंबाइन किया है। देख सकते हैं हमारे पास एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, ये एक वर्ड है, जो कि लेटर्स का कम्बिनेशन थे वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को जब हमने मिला दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगी, फ्रेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी, फ्रेज बन जाएगी। समझ गए बात को। इसी तरह से हम कहते हैं जी ऑन द रिवर। लेट्स सपोज देखिए जी, हम कहते हैं जी ऑन द रिवर, ऑन द रिवर, रिवर, ऑन द रिवर। तो देखिए हमारे पास एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है। तो जब वर्ड्स को आपने आपस कंबाइन किया, इकट्ठा किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगी,
फ्रेज बन जाएगी। हम कहते हैं जी ऑन द टेबल, हम यहाँ पे क्या कहते हैं जी, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम कहते हैं कि ऑन दी टेबल हम कहते हैं। तो देखें ऑन हमारे पास एक वर्ड है, हमारे पास दी वर्ड है, टेबल वर्ड है, तो इनको जब जोड़ा कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बन गई, फ्रेज बन गई। समझ गया बात को। तो इस तरह से हमारे पास फ्रेज होती है। अब फ्रेज बेसिकली होती क्या चीज़ है, ये बनती कैसे, ये तो हमने देख लिया कि जब हम वर्ड को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फ्रेज बन जाती है। उसको उर्दू ज़बान में मुरक्कब नाक़िस बोलते हैं, ये जुमला भी से बोलते हैं। समझ गया बात को। अब फ्रेज होती बेसिकली क्या है, ये तो हमने बताया कि बनती कैसे, अब होती क्या है। तो फ्रेज हमारे पास ऐसा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसका मफहूम तो होता है लेकिन वाज़ेह और मुकम्मल मफहूम नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मुरक्कब नाक़िस बोलते हैं। फ्रेज को फिर से समझे, ये बेसिक और बुनियादी कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में आपको इल्म होना ज़रूरी है। मैंने कहा जिस बंदे को इंग्लिश 0% है, जिस बंदे की इंग्लिश को आती ही नहीं है, वो हमारी इस सीरीज़ को सुनेंगे, इंग्लिश की सीरीज़ को, इंशाल्लाह वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, वो इंग्लिश को समझने के काबिल हो जाएंगे। जो समझते हैं कि इंग्लिश उनके लिए बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, इंग्लिश आसान है, हमने आसान बनानी है। आसान बनाएंगे तो हमारे लिए आसान होगी ना। चले, तो ये हमारे पास है जी फ्रेज। फ्रेज फिर से सुने क्या होती है, ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में इसका प्रिंट हो जाए, इमेज बन जाए कि ये हमारे पास ये चीज़ें हैं क्या चीज़, क्योंकि ये बार बार आगे रिपीट होनी है, बार बार रिपीट होनी है। इंग्लिश में हमारे पास ये हर जगह पे मौजूद होती है, हमें पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं। हमारे पास सेंटेंस लिखा होता है, सेंटेंस में डिफरेंट सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता ही नहीं होता। फिर हमें जब पता ही नहीं होता तो हमें इंग्लिश आएगी कैसे। तो इसलिए ये बेसिक और बुनियादी समझ लें हमारे पास है। ये हमारे पास एक बिल्डिंग की ईंटें हम इकट्ठी कर रहे हैं, समझ लें, बुनियाद बनाने के लिए, ये वो समझ लें आप। समझ गए बात को। चले, तो फ्रेज क्या होती है, एक ऐसी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसका मफहूम होता है लेकिन वाज़ेह और मुकम्मल नहीं होता है। मिसालों से समझ सकते हैं हम। मफहूम होता है, मेरे वर्ड्स के ऊपर आपने गौर करना है, मफहूम होता है लेकिन वाज़ेह और मुकम्मल नहीं होता, क्लियर नहीं होता। तो क्या हमारे पास ए वेरी बिग पार्सल, हमने कहा तो वेरी बिग एक बहुत बड़ा पार्सल, समझ तो आ गई है लेकिन वाज़ेह और मुकम्मल इसकी समझ नहीं आई। ऑन द रिवर, अब ऑन द रिवर हमारे पास एक सेंस तो दे रहा है लेकिन वाज़ेह और मुकम्मल कंप्लीट मेकिंग सेंस नहीं बना रहा आपने। इसी तरह से ऑन द टेबल है हमारे पास, आउटसाइड द विंडो है, ये डिफरेंट हमारे पास फिर एग्जांपल आ जाती हैं फ्रेजेस की। समझ गया बात को। तो ये हमारे पास फ्रेजेस होती हैं। अब हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स भी होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिसकी हमारे पास कुछ टाइप्स भी होती है। किन की टाइप्स होती है हमारे पास, इन फ्रेजेस की कुछ टाइप्स भी होती हैं। तो हमारे पास फ्रेजेस कौन सी होती हैं, नाउन फ्रेज होती है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज होती है हमारे पास। समझ गए बात को। नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, इस तरह से प्रपोजिशनल फ्रेज है हमारे पास। तो डिफरेंट तरह की फ्रेजेस की हमारे पास आगे काइंड्स आ जाती हैं, वो भी आपने अपने माइंड में रखनी है। इनको हम फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये आज हमारे पास बेसिक और बुनियादी लेक्चर है। समझ गए बात को। चले, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी, इनको नोट्स में ऐड करना है। ये लेक्चर आपको कहीं से ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, मेरा दावा है आपसे, यूट्यूब से घूम के देख ले, नहीं ऐसे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए तो ये पेड लेक्चर है। समझ गया बात को। चले, बहरहाल हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब हम फर्दर आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जब फ्रेज को हम मिलाते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को हम आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्लॉज बन जाती है। क्या बन जाती है जी, हमारे पास क्लॉज बन जाती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, वो हमारे पास फिर क्या बन जाती है, वो हमारे पास जनाब क्लॉज बन जाती है। जब फ्रेजेस, जब दो या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को, अब इन फ्रेजेस को हम आपस में जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो इस फ्रेज से फिर आगे क्या चीज़ बन जाएगी, इस फ्रेज से आगे हमारे पास क्लॉज बन जाएगी। हमारे पास क्या बन जाएगी, क्लॉज बन जाएगी। और इस क्लॉज को उर्दू ज़बान में क्या बोलते हैं, मुरक्कब ताम बोलते हैं। इसको उर्दू ज़बान में मुरक्कब ताम बोलते हैं। इस क्लॉज को उर्दू ज़बान में मुरक्कब ताम बोलते हैं। अभी देखते हैं हमारे पास ये क्लॉज बेसिकली होती क्या है। समझ गए बात को। तो जब फ्रेजेस को हम आपस में जोड़ते हैं तो क्लॉज बन जाती। क्लॉज होती क्या, क्लॉज बेसिकली हमारे पास एक सेंटेंस होता है, एक छोटा सा जुमला हो सकता है, एक सादा सा जुमला हो सकता है, जिसका मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक सादा से सेंटेंस का जब मफहूम नहीं होगा
तो हम अपना मफहूम वाज़ह करने के लिए उसको किसी और सादा से जुमले की सहारा भी लेना पड़ेगा। समझ गया बात को? तो अभी देखते हैं कि क्लॉज में हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और बेसिकली क्लॉज हमारे पास होती क्या है। क्लॉज हमारे पास बेसिकली सादा सा एक छोटा सा एक सिंपल सा जुमला होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसका होता है। समझ गया बात को? तो बेसिकली हमारे पास उसका मफहूम हो भी सकता है वाज़ेह और मुकम्मल, और वाज़ेह और मुकम्मल नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड्स करता है उसकी काइंड्स के ऊपर, उसके टाइप्स के ऊपर। तो इसकी क्लॉज की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती है। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? दो तरह की टाइप्स होती है हमारे पास क्लॉज की। टाइप्स कितनी तरह की होती है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। इसकी टाइप्स हमारे पास एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास होती है, या इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हमारे पास? इसका दूसरा नाम है हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होती है। एक इसकी काइंड प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरी हमारे पास जो क्लॉज की काइंड होती है वो कौन सी होती है? डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी होती है जी? डिपेंडेंट क्लॉज, या इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या था? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ठीक है जी, ये आपने अपने माइंड में रखना है। दो तरह के हमारे पास टाइप्स होती है क्लॉज की, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लॉज है, इस तरह से दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली हम इनको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बड़ा कंप्लीटली जो इनकमिंग लेक्चर्स में हम बड़ा डिटेल्स में इनको ऊपर डिस्कस करेंगे। ये फ्रेजेस होती हैं, इनके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, क्लॉजेस होती हैं, इनके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके रिगार्डिंग देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ गए बात को? चलें, फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट लेना अभी यहाँ तक बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इसकी समझ आएगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है? ऐसी क्लॉज जिसको अपना मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरी साथ वाली क्लॉज की या किसी और क्लॉज की सहारा ना लेना पड़े, उसकी मदद ना लेनी पड़े अपना मफहूम वाज़ेह करने के लिए, उस हम क्लॉज को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। समझ गया बात को? ज़रा मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। हम कहते हैं जी ही डज नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ही डज नॉट वर्क हार्ड। ही does not work hard. He does not work hard. मैंने यहाँ पे लिखा जी he does not work hard। तो मैं आगे फर्दर लिखता हूँ जी but he is quite intelligent। but he is quite intelligent। तो हमने सेंटेंस एक लिखा है जी he does not work hard but he is quite intelligent। तो इस सेंटेंस से देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास क्लॉज यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ पे देखें, गौर करें, ही डज नॉट वर्क हार्ड। ही डज नॉट वर्क हार्ड, इस क्लॉज को देखें, ये हमारे पास क्लॉज है। ये क्लॉज कैसे बनी? जब हमने फ्रेज को आपस में जोड़ा। समझ लें, किसको जोड़ा आपस में? फ्रेज को कंबाइन किया, तो हमारे पास एक तरह की क्लॉज बन गई। क्लॉज बेसिकली एक सादा सा जुमला, ये सेंटेंस होता है हमारे पास, जिसका वाज़ेह और मुकम्मल मफहूम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी, तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, ये जो छोटा सा सेंटेंस बन गया, ये हमारे पास एक क्लॉज है। ये कंप्लीट सेंटेंस है हमारे पास, ये कंप्लीट सेंटेंस है हमारे पास, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसमें हमारे पास एक ये जो आपको नज़र आ रहा है, आप ये देख सकते हैं, हमारे पास एक ये जनाब एक क्लॉज है, हमारे पास एक ये क्लॉज है, और एक हमारे पास ये क्लॉज है। दो क्लॉजेज यहाँ पे हमारे पास है, तो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बना है। समझ गया बात को? तो ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये जो आपको क्लॉज नजर आ रही है, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी क्लॉज है जिसको अपना मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल करने के लिए इस साथ वाली क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती, सहारा नहीं लेना पड़ता, हेल्प नहीं लेनी पड़ती। तो ये देखिए, ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं करता, इसने अपना मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल कर दिया, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब बट ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, अब इसको आप समझे, इसको रिमूव कर दे, समझ ले, इसको हटा दे यहाँ से, हटा दे यहाँ से। तो एक ये आप देखें, ये जो क्लॉज आपको नजर आ रही है, बट ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, तो इसकी क्या समझ आ रही? इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। इसका मफहूम है बट ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, मगर वो बकदरे हमारे पास ज़हीन है। तो क्या है इसमें? कुछ समझ आई आपको बात की? कंप्लीट और वाज़ेह मफहूम इसका मुकम्मल नहीं हुआ।
तो इस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। यानी कि इस क्लॉज को अपना मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल करने के लिए किसी और क्लॉज का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तब तक ये क्लॉज अपना वाज़ेह और मुकम्मल मफहूम नहीं देगी। जब तक ये वाज़ेह और मुकम्मल अपना मफहूम नहीं देगी तो ये हमारे पास ये क्या कहलाएगी? ये डिपेंडेंट क्लॉज रहेगी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास होगी। समझ गया बात को? इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को, ये डिपेंडेंट क्लॉज को अपना वाज़ेह और मुकम्मल मफहूम करने के लिए हमेशा ये अटल रूल है इंग्लिश का कि उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। जब तक ये इसके साथ नहीं क्लॉज लगेगी तब तक ये अपना मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल नहीं करेगी। तो इसको समझने के लिए जनाब मैं एक और एग्जाम्पल का सहारा लेता हूँ, फिर आपको ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई आस्क्ड द टीचर। हमने यहां पे लिखा जी आई आस्क्ड द टीचर, मैंने उस्ताद से पूछा। व्हाट आई शुड डू आफ्टर दिस स्कूल, मैं यहां पे लिखता हूं जी व्हाट आई शुड डू आफ्टर दिस स्कूल। तो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, आई आस्क्ड द टीचर व्हाट आई शुड डू आफ्टर दिस स्कूल। तो इस सेंटेंस में आपको दो तरह की क्लॉजेस देखने को मिल रही हैं। एक हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है और एक हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। आप बताएं हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है इस सेंटेंस में? मैं फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका रिव्यू करता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? ऐसी क्लॉज जिसको अपना मफहूम मुकम्मल और वाज़ेह करने के लिए किसी और क्लॉज का सहारा ना लेना पड़े, उससे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज नाम से ज़ाहिर है ऐसी क्लॉज जिसको अपना मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेना पड़े। देखें, आई आस्क्ड द टीचर, मैंने यहां तक, ये हमारे पास एक क्लॉज है, आई आस्क्ड द टीचर, मैंने उस्ताद से पूछा। ये हमारे पास कौन सी? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है हमारे पास, इसको अपना मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी क्लॉज देखें, ये हमारे पास कौन सी है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं? ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है। समझ गया बात को? अब दूसरी क्लॉज देखें, आप यहां पे देख सकते हैं, व्हाट आई शुड डू आफ्टर दिस स्कूल, ये दूसरी हमारे पास क्लॉज है। तो ये क्लॉज देखें, ये क्लॉज आपको व्हाट आई शुड डू आफ्टर दिस स्कूल, ये अपना मफहूम दे रही है लेकिन वाज़ेह और मुकम्मल मफहूम नहीं दे रही। व्हाट आई शुड डू आफ्टर दिस स्कूल, मुझे स्कूल के बाद क्या करना चाहिए? तो क्या समझे यहाँ पे? इससे बैठे बैठे आप कहें जी मुझे स्कूल के बाद क्या करना चाहिए यार को, मतलब मुकम्मल इसकी सेंस नहीं बनी। इसका मफहूम मौजूद है, ये अपना मफहूम दे रही है लेकिन वाज़ेह और मुकम्मल मफहूम नहीं दे रही। इसको अपना मफहूम मुकम्मल करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का जरूर सहारा लेना पड़ेगा। जैसे देखिए आप इस सेंटेंस को मुकम्मल पढ़े, आई आस्क्ड द टीचर, मैंने उस्ताद से पूछा कि मुझे स्कूल के बाद क्या करना चाहिए। अब ये मुकम्मल हमारे पास एक सेंटेंस बन गया। अब ये जो एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, जब इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज लगी तो इसने अपना मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल कर दिया। बस यही हमारे पास एग्जाम्पल, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसमें ये जो हमारे पास क्लॉज लगी इसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं हम इसको, डिपेंडेंट क्लॉज का नाम देते हैं। समझ गया बात को? ये हमारे पास हो गई जी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसको उर्दू ज़बान में मुरक्कब ताम बोलते हैं। चलें जी, अब ये हमारे पास क्लॉज होगी। अब इसी तरह से हमने जनाब क्लॉजेस को आपस में जोड़ना है। जब दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस आपस में मिलेंगी, कंबाइन होगी तो हमें क्या बना कर दे देगी? सेंटेंस बना के दे देंगी। क्या चीज़ बना के दे देगी? सेंटेंस बना के दे देंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जनाब एट द एंड हमारे पास क्या बन जाएगा जी? सेंटेंस बन जाएगा। जब हमने क्लॉजेस को आपस में जोड़ा तो हमें क्या बना के दे दिया? उन्होंने हमें सेंटेंस बना के दे दिया, एक जुमला बना के दे दिया। और जुमले में हमारे पास उसका वाज़ेह और मुकम्मल मफहूम होता है क्योंकि उसमें प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों मिलके
हमारे पास एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के मफहूम को वाज़ेह और मुकम्मल कर देते हैं हमारे पास। लेकिन जब तक हमारे पास कोई एक आधी क्लॉज जो वो मिस होगी तो हमारे पास सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लाइक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो उसका मफहूम वाज़ेह और मुकम्मल है, हम उसको एक सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, समझ के बात को, सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज बन गई है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसको हम एक मुकम्मल कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका मफहूम होता है लेकिन वाज़ेह और मुकम्मल नहीं होता। उसको अपना मफहूम मुकम्मल करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेना पड़े। सो दैट्स वाई हम उसको जनाब सेंटेंस कहेंगे अगर वो उसका सहारा लेगी। ठीक है जी, तो सेंटेंस हमारे पास जुमला बन जाएगा, कंप्लीट जुमला बन जाएगा। समझ गया बात को? तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जुमला, यू आस्क द टीचर व्हाट आई शुड डू आफ्टर दिस स्कूल, ये हमारे पास कंप्लीट जुमला हमारे पास है। समझ गया बात को? तो इस तरह से आपने अपने इसको माइंड में रखना है इस कॉन्सेप्ट को। ये बेसिक और बुनियादी लेक्चर है, इंशाल्लाह इनकमिंग लेक्चर्स में आपको आपके लिए आसानी होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता ही आपको समझ आएगी, एकदम से आप सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। समझ गया बात को? चलिए हमारे पास सेंटेंस है जी, अब इसकी सेंटेंस के हम टाइप्स को देखते हैं या काइंड्स को देखते हैं, क्लासिफिकेशन को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो फिर हम इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। फर्दर इनकमिंग लेक्चर्स में इनको चीज़ों को साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस की जो काइंड्स होती हैं, तो सेंटेंस की काइंड्स आप लिखें, अपने नोट्स में ऐड करें। सेंटेंस की काइंड्स बेसिकली हमारे पास 4 तरह की हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, एक सादा जुमला होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप सवालिया जुमला जिसे आप कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसे हुक्मिया जुमला बोलते हैं। इसके बाद इसकी काइंड्स हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ये इनकी काइंड्स है, ये आप लिख लें, अपने नोट्स में ऐड कर लें। इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ सेंटेंस की हमारे पास क्लासिफिकेशंस करें ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो वो हमारे पास होता है जी, समझ लें कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंप्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इस तरह से हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स हमारे पास सेंटेंस की क्लासिफिकेशन हम करते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स का हिस्सा बनाएं। ये हमारे पास पहला और बेसिक और बुनियादी लेक्चर। इंशाल्लाह इनकमिंग लेक्चर्स में हमारे पास जो इंग्लिश की मंजिलें वो आसान होती जाएंगी। अभी तक अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।